आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास ने सीज फायर को लेकर किया खबरदार। सीज फायर तोड़ने की नेतन्याहू की बदनीयती का किया दावा। मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ 4505 मुकदमे दर्ज। आइला मोहम्मद मुहिम की हिमायत करने वालों पर कार्रवाई। केरल में हिजाब तनाजे पर मुआहिदा, तालिबा लौटेगी स्कूल। हुकूमत ने मांगी स्कूल से रिपोर्ट। तेजस्वी कर रहे हैं अखिलेश यादव जैसी गलती। मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा दावा। लालू यादव ने वादा किया पूरा। शहाबुद्दीन के बेटे को इस सीट से मिला टिकट। जेडीयू की पहली लिस्ट जारी। 57 नामों में अनंत सिंह भी। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर भी कैंडिडेट। गूगल एआई हब लॉन्च, पीएम मोदी ने की तारीफ। कहा तरक्की याफ्ता भारत को मिलेगी रफ्तार। अडानी खरीदेंगे सहारा की 88 प्रॉपर्टी। सरमायाकारों को मिलेगी फंसी हुई रकम। प्रियांक खड़गे ने जारी किया धमकियों और गालियों का वीडियो। कहा आरएसएस की भरी हुई गंदगी का नमूना। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की मिली इजाजत। नहीं रहे बॉलीवुड अदाकार पंकज धीर। महाभारत में निभाया था कर्ण का किरदार। पाक अफगानिस्तान के बीच फिर झड़प। तालिबान ने दिया मुंह तोड़ जवाब। हमास ने बड़ी आगाही जारी करते हुए ऐलान किया है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू चालबाजी करके गजा सीजफायर डील तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हमास के सीनियर ऑफिसर ने बताया है कि गजा में सीज फायर होने के बावजूद इजरायली हुकूमत अब भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रही है। नेतन्याहू की फौज अभी भी गजा में फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रही है और अब इजराइल गजा में कैदियों की लाशों का पता लगाने और उन्हें वापस लाने की कोशिशों में अड़चने डाल रहा है ताकि कैदियों की वापसी ना हो पाने का बहाना करके इजराइल एक बार फिर गजा में जंग शुरू कर सके। हमास ने वाजे किया कि नेतन्याहू की चुनौतियों के बावजूद सभी कैदियों की लाशें लौटाने के लिए हमास की जद्दोजहद जारी है। गजा सीज फायर शुरू हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि एक बार फिर सीज फायर डील पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे हैं और हमेशा की तरह इस बार भी जिम्मेदार सिर्फ एक ही है, वो है इजरायली पीएम नेतन्याहू। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि सीज फायर तो हो जाता है लेकिन कायदे से अमल सिर्फ फिलिस्तीन की तरफ से होता है। इजराइल सीज फायर के बावजूद अपनी जुल्मी कार्रवाई किसी न किसी अंदाज में जारी रखता है। मिसाल के तौर पर फिलिस्तीनियों को बेवजह तंग करना, गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी में रुकावट डालना या फिर हमास पर कोई इल्जाम मढ़ने की कोशिश करना ताकि सीज फायर खत्म हो जाए। अब इजराइल की इन्हीं चालों को लेकर हमास ने बड़ी चेतावनी जारी की है। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि इजराइल गजा में बंदी बनाए गए अफराद की लाशों की तलाश और उन्हें वापस लाने की कोशिशों में रुकावटें पैदा कर रहा है। ऑफिसर ने इस हालात के लिए इलाके में तबाही, रफा क्रॉसिंग की बंदिश और इंसानी मदद में कमी को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि इजरायली फौजी हमलों के दौरान कई बंदी और उनके फिलिस्तीनी गार्ड्स मारे गए, जिस वजह से लाशों के लिए जिम्मेदार यूनिट से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है। हमास का ये रद्द-ए-अमल इजराइल के जरिए रफा क्रॉसिंग बंद करने, इंसानी मदद में कटौती और इजराइल के जरिए अभी भी फिलिस्तीनियों के कत्लेआम के बाद आया है। हमास का कहना है कि इजराइल का यह कदम ताज़ा सीज फायर डील की शर्तों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने जैसा है कि हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड्स ने पहले ही वार्निंग दी थी इजरायली हमलों से कैदियों की जिंदगी को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद इजरायली हमले जारी रहे। हमास ऑफिसर ने आगे कहा कि इजरायली फौज की मौजूदगी और उनके अंधाधुंध हमलों की वजह से लाशों का पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसके लिए ज्यादा वक्त और मेहनत की जरूरत है। मगर इजराइल अब कैदियों की लाशों की वापसी न हो पाने का बहाना इस्तेमाल करके सीज फायर तोड़ने की फिराक में है। हमास ने वाजे कर दिया कि वो सीज फायर पर संजीदगी से अमल करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों ने सबको हैरान कर दिया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 4505 केस सिर्फ इसलिए दर्ज किए गए हैं क्योंकि लोगों ने आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की थी। मुल्क भर में मुसलमानों के खिलाफ जारी कार्रवाई पर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में कुल 4005 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि 7 अक्टूबर तक 265 मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये रिपोर्ट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम पर मबनी है, जिसका टाइटल है आई लव मोहम्मद डेमोन्स्ट्रेशन इन बरेली, अ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इनटू कलेक्टिव पनिशमेंट एंड क्रिमिनलाइजिंग फेथ। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ये कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब बरेलवी आलिम मौलाना तौक़ीर रज़ा ने पिछले महीने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीक के तहत इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश करने का फैसला लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 30 दिनों में 23 शहरों में 45 एफआईआर दर्ज की गईं और तमाम केस मुसलमानों के खिलाफ हैं। 7 अक्टूबर तक बरेली में गिरफ्तारियों की तादाद 79 तक पहुंच चुकी थी। बरेली एमसीडी ने 27 मकानों को नोटिस जारी किए हैं, जिन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने एमसीडी की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात की हैं। नोटिस में कहा गया है कि अगर तजावुजात नहीं हटाया गया तो एफआईआर दर्ज की जाएंगी और तोड़फोड़ का सारा खर्चा मकान मालिकों से वसूल किया जाएगा। केरल के एर्नाकुलम के एमपी हिबी एडेन ने कहा है कि एर्नाकुलम के पल्लुरुथी में
सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हिजाब से जुड़े तनाजे को खत्म करने के लिए एक मुआहिदा हो गया है। इस स्कूल में 8वीं क्लास की एक तालिबा को हिजाब पहनने की वजह से क्लास से बाहर कर दिया गया था। एर्नाकुलम के एमपी हिबी एडन, डीसीसी सदर मोहम्मद शियास और तालिबा के वालिदैन के बीच स्कूल में हुई एक बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए एमपी हिबी एडन ने तस्दीक की कि सभी इस बात पर राजी हो गए हैं कि बच्ची को स्कूल की पॉलिसी के मुताबिक अपनी तालीम जारी रखने की परमिशन दी जाए। ताहम उन्होंने इस मुद्दे पर सियासत करने के खिलाफ खबरदार किया। RSS और बीजेपी पर फिरका वाराना कशीदगी को हवा देने का इल्जाम लगाया कि किसी भी ताकत को इस मुल्क के सेकुलर फितरत को तबाह करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि तेजस्वी यादव वही गलती कर रहे हैं जो कभी अखिलेश यादव ने की थी। उनका कहना है कि बिहार में मुसलमानों को साइडलाइन कर दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बिहार में मुसलमानों की नजरअंदाजी पर सख्त जांच करते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव पर शदीद निशाना साधा है। एक बयान में मौलाना ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में सपा के सदर अखिलेश यादव ने मुसलमानों को हाशिए पर डाल दिया था, वही अब बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वो बिहार में मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने की साजिश में लगे हुए हैं। मौलाना रजवी ने आगे कहा कि सभी सियासी पार्टियां बिहार असेंबली इलेक्शन की तैयारी में मशगूल हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने सहरसा में वोटर अधिकार यात्रा का एहतमाम किया था, मगर मंच पर मौजूद 25 लीडर में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पूरे बिहार में 1 महीने तक का दौरा किया, लेकिन न उनके काफिले में और न ही मंच पर कोई मुस्लिम रहनुमा दिखाई दिया, जबकि बिहार की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा करीब 25% है। मौलाना रजवी ने आगे कहा कि जिस तरह अखिलेश यादव ने यूपी में मुस्लिम लीडरशिप को हाशिए पर डाल दिया था, उसी तरह आज तेजस्वी यादव भी बिहार में मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये रणनीति मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने की साजिश का हिस्सा है। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए मरहूम सियासतदान शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया है। ये टिकट उनकी मां हिना शहाब की दरख्वास्त के बाद रघुनाथपुर हलके में दिया गया। बिहार में असेंबली इंतखाबात नजदीक आने के साथ ही सियासी गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। टिकटों की बांट को लेकर सियासी पार्टियों के दरमियान सख्त रस्साकशी जारी है। ऐसे में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिनमें शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम भी शामिल है। उन्हें रघुनाथपुर असेंबली सीट से टिकट दिया गया है। सीवान के कद्दावर और कभी लालू यादव के करीबी रहे मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी ने मैदान में उतारा है। वहीं सीवान सीट से अवध बिहारी चौधरी और समस्तीपुर से अख्तरुल शाहीन को टिकट दिया गया है। ओसामा की वालिदा हिना शहाब ने इलेक्शन से पहले ही लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करके अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की थी। मुलाकात के बाद हिना शहाब ने कहा था, रघुनाथपुर हमारी रिवायती सीट है, इसलिए हमने अपने बेटे ओसामा को यहाँ से टिकट देने की मांग की है। जराये के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान लालू यादव ने इस मांग को मानने का वादा किया था। हिना शहाब की दरखास्त के बाद मौजूदा एमएलए हरीश शंकर अपनी सीट ओसामा के लिए छोड़ दी। सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट सियासी तौर पर बेहद अहम मानी जाती है और फिलहाल इस सीट पर आरजेडी का कब्जा है। बिहार असेंबली इलेक्शन के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में वो 4 सीटें भी शामिल हैं जिन पर चिराग पासवान दावा कर रहे थे। बिहार असेंबली चुनाव के लिए वजीर आला नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि उन 4 सीटों पर भी जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे हैं, जिन पर एलजेपी चीफ चिराग पासवान दावा कर रहे थे। जेडीयू की लिस्ट के मुताबिक सोनबरसा से रत्नेश सदा, मोरवा से विद्यासागर निषाद, एकमा से धूमल सिंह और राजगीर से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया गया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फोन कर भारत में कंपनी के पहले एआई हब कायम करने के मंसूबे की इत्तला दी। ये एआई हब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कायम किया जाएगा और ये अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई मरकज होगा। इस सिलसिले में मालूमात जाहिर करते हुए पिचाई ने बताया कि गूगल अगले 5 सालों में भारत में इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर $15 अरब का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करेगा। ये हब गीगावाट स्केल कंप्यूटर कुव्वत, एक नया अंडर सी गेटवे और बड़े पैमाने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में गूगल एआई हब के लॉन्च पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आंध्र प्रदेश की तरक्की की तरफ गामजन शहर विशाखापट्टनम में गूगल एआई हब के लॉन्च से खुश हूँ। गीगावाट स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर समेत ये कसीर इन्वेस्टमेंट हमारे तरक्की याफ्ता भारत के विजन के मुताबिक है। वजीर आजम मोदी ने आगे कहा कि ये पहल सभी के लिए एआई यकीनी बनाने, शहरियों को जदीद सहूलत फराहम कराने, डिजिटल मईशत को बढ़ावा देने और भारत को आलमी टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर एक ताकत साबित होगी। ये इन्वेस्टमेंट भारत के एआई को रफ्तार देगा और मुल्क भर के कारोबारी और सार्फिन के लिए नई तकनीकी इम्कान को खोलेगा। गूगल इस प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहा है।
सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से 88 कीमती प्रॉपर्टीज अडानी ग्रुप को बेचने की इजाजत मांगी है, जिसमें एम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से 88 कीमती प्रॉपर्टीज अडानी ग्रुप को बेचने की इजाजत मांगी है, जिसमें अम्बी वैली और लखनऊ में सहारा शहर जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार और मार्केट रेगुलेटर से भी को नोटिस भेजकर इस पर जवाब देने के लिए कहा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मुल्क के सबसे बड़े रियल एस्टेट डील्स में से एक होगा। जराये के मुताबिक जिन 88 प्रॉपर्टीज को बेचे जाने की बात कही गई है, उनकी कीमत अंदाजे के मुताबिक से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सहारा ग्रुप की तरफ से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच को बताया कि दोनों कारोबारी इदारों ने एक टर्म शीट पर दस्तखत करके उसे एक सील बंद लिफाफे में रख दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलते ही इस सौदे को आगे बढ़ाया जाएगा और इससे मिलने वाली रकम सहारा ग्रुप के बकाये से कहीं ज्यादा होगी। इस डील को सपोर्ट करते हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अडानी ग्रुप सहारा की इन प्रॉपर्टीज को एक बार में खरीद लेगा। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद डील पर आगे बात बढ़ेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टर्म शीट सील बंद लिफाफे में रखकर दे दी गई है। ये अब भी साफ नहीं हो सका है कि सहारा ग्रुप की 88 प्रॉपर्टीज की खरीद के लिए अडानी ग्रुप की तरफ से कितनी रकम की पेशकश की जा रही है। बेंच ने सीनियर वकील शेखर नफड़े को एमिकस क्यूरियाई मुकर्रर किया है। उन्हें सहारा ग्रुप की बेचे जाने वाली 88 प्रॉपर्टीज की एक लिस्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज पर तनाजा नहीं है, इसकी भी एक लिस्ट बनानी होगी, ताकि अगर किसी पर कानूनी या तीसरे फरीक का दावा हो तो वे सामने आ जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार ने सेबी सहारा अकाउंट से सरमायाकारों का पैसा लौटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। शेखर नफड़े ने कहा कि सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट को 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी सहारा खाते में लगभग 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का हुक्म दिया था, जिसमें से कंपनी ने अभी तक 9,481 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को फिर से होगी। तब अदालत तय करेगी कि अडानी प्रॉपर्टीज को बिक्री की मंजूरी दी जाए या नहीं। कर्नाटक में सरकारी जगहों पर RSS की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस लीडर और रियासती हुकूमत में वजीर प्रियांक खड़गे ने RSS पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कर्नाटक हुकूमत में वजीर प्रियांक खड़गे ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने हाल ही के दिनों में मिल रही धमकियों और बेहुदा कॉल्स को दिखाया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है उस गंदगी की जो RSS नौजवानों और बच्चों के जहनों में भर रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने सवाल उठाया कि क्या शाखाओं का कल्चर यही है कि माँ बहनों को गालियां दी जाएं और उनको बेइज्जत किया जाए। उन्होंने बीजेपी लीडरों से पूछा कि क्या वो इस तरह की फहश और नफरत अंगेज जबान की हिमायत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी लीडरों के बच्चे तो अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब घरों के बच्चों को इन लोगों की तरफ से नफरत और फसाद में धकेला जा रहा है। प्रियांक खड़गे ने आगे कहा कि हमारी जद्दोजहद अफराद के खिलाफ नहीं, बल्कि उस गंदी जहनियत से है जिसे RSS फैला रहा है। हमें इन नौजवानों को बौद्ध, बसव और अम्बेडकर के नजरियात से जोड़ना होगा। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब लोग बेखौफ होकर ग्रीन पटाखे खरीद सकेंगे और चला सकेंगे। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंदन की बेंच ने कहा कि अदालत ने सॉलिसिटर और एमिकस के सुझावों पर गौर किया है। अदालत ने माना कि इंडस्ट्री को इस मसले पर गंभीर तशवीश है। उन्होंने कहा कि रिवायती पटाखों की स्मगलिंग से ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए हमें एक बैलेंस तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले NCR में आते हैं। अदालत ने कहा कि पेट्रोल टीमें पटाखे बनाने वालों की रेगुलर जांच करेंगी और उनके QR कोड साइट पर अपलोड किए जाएंगे। अदालत ने याद दिलाया कि जब पटाखों पर पहली बार पाबंदी लगाई गई थी तो कोविड दौर को छोड़कर एयर क्वालिटी में कोई बड़ा सुधार नहीं देखा गया था। अर्जुन गोपाल केस के बाद ही ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट पेश किया गया था और पिछले 6 सालों में इन पटाखों ने एमिशन में काफी कमी लाई है। इस काम में नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का अहम किरदार रहा है। बॉलीवुड की दुनिया से बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई है। मशहूर अदाकार पंकज धीर का 68 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंकज धीर काफी अरसे से कैंसर जैसी संगीन बीमारी से जूझ रहे थे। आज वो जिंदगी की जंग हार गए और इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। पंकज धीर को BR चोपड़ा की मशहूर सीरीज महाभारत में कर्ण के आइकॉनिक किरदार के लिए जाना जाता था। उनके इंतकाल की खबर फैलते ही पूरे फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया। पंकज धीर हिंदी सिनेमा के मशहूर और मकबूल अदाकारों में से एक थे। उन्होंने टीवी सीरियल्स के साथ साथ कई फिल्मों में अहम किरदार निभाए। उनके जाने की खबर से फैंस और अदाकार दोनों हैरान और सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि पंकज धीर अब हमारे दरमियान नहीं रहे। इंडिया टुडे की
रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के इलाज के बावजूद उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आया और आखिरकार उन्होंने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जोधपुर मार्ग पर एसी लग्जरी बस में आग लगने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की कई वजहें बताई जा रही हैं। इनमें बस की डिग्गी में पटाखों का भरा हुआ होना भी हो सकता है। इस मामले में वजीर सेहत गजेंद्र सिंह खींवसर ने मंगल रात को महात्मा गांधी अस्पताल में कहा कि बस के कंप्रेसर के धमाके से जबरदस्त आग लगी है। कहा कि बस में निकलने का एक ही दरवाजा था, कुछ लोग शीशे तोड़कर भी बाहर आए थे। फौज की मदद से जो बाहर निकाले गए उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। लाशों का डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। वजीर आजम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। बस में आगे के हिस्से में जो लोग थे वे निकल गए थे। एक ही दरवाजा होने से पीछे के लोग अंदर ही फंस गए थे। कंप्रेसर फटने की पूरी जांच FSL से होगी। उन्होंने कहा कि हर खानदान की मदद हुकूमत करेगी, सभी को मुआवजा दिया जाएगा। वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ MLA रविंद्र सिंह भाटी भी जोधपुर आए। उन्होंने कहा कि आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है मुतासिरा खानदान को तसल्ली देने की, उनको मरहम लगाने की। पूरे राजस्थान के लिए ये एक बहुत ही दुख की बात है। हादसे के बाद DNA सैंपल के लिए 19 लाशें जोधपुर लाई गई हैं। इनमें से 9 लाशें महात्मा गांधी अस्पताल और 10 लाशें एम्स जोधपुर लाई गई हैं। 1 लाश पहले से ही जोधपुर में है। इन 20 लाशों की DNA की जाँच की जा रही है। महात्मा गांधी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर फतेह सिंह ने कहा कि ताजा अपडेट के मुताबिक 5 मरीज आ गए हैं जो वेंटिलेटर पर हैं। 8 मरीजों की हालत अभी नाजुक है। अमेरिका में भारतीय मूल के सिक्योरिटी माहिर एशली टेलिस को चीन से रिश्ते और खुफिया दस्तावेज रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। FBI ने वियना में वाक़े उनके घर से 1000 से ज्यादा दस्तावेज बरामद किए हैं। अमेरिका में एक बड़ा मामला सामने आया है जहां भारतीय मूल मशहूर कौमी सलामती के माहिर एशले टेलिस को खुफिया दस्तावेज रखने और चीन से रिश्ता रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि 25 सितंबर को टेलिस को अमेरिकी वजारत खारजा के कंप्यूटर सिस्टम से सैकड़ों क्लासिफाइड दस्तावेज प्रिंट करते हुए कैमरे में कैद किया गया था। उन्होंने US एयरफोर्स टैक्टिक्स नाम की 1288 सफाहात की फाइल को एकॉन रिफॉर्म नाम से सेव किया और कुछ पेज प्रिंट करने के बाद फाइल डिलीट कर दी। वर्जीनिया के एलेक्जेंड्रिया में वाक़े सरकारी फैसिलिटी से दस्तावेज अपने बैग में छिपाकर ले जाते हुए देखा गया। FBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2022 से सितंबर 2025 के बीच टेलिस ने वर्जीनिया के फेयरफैक्स इलाके के रेस्टोरेंट्स में कई बार चीनी सरकारी अफसरान से खुफिया मुलाकातें की। एक मीटिंग में वे एक नीला लिफाफा लेकर पहुंचे जो बाहर निकलते वक्त उनके पास नहीं था। इन बैठकों में ईरान चीन रिश्ते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अमेरिका पाकिस्तान पॉलिसियों पर चर्चा हुई। सितंबर 2025 की मुलाकात में टेलिस को चीनी अफसरान से एक लाल रंग का गिफ्ट बैग भी मिला। मुंबई में जन्मे 64 साल के एशली टेलिस ने सेंट जेवियर्स कॉलेज और मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पॉलिटिकल साइंस की PhD की। वे अमेरिका भारत न्यूक्लियर समझौते के अहम मुज़ाकरातकारों में शामिल हैं। टेलिस पहले अमेरिकी सदर जॉर्ज W बुश के खुसूसी सलाहकार और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और साउथ एशिया मामलों के डायरेक्टर रह चुके हैं। इस वक्त में वे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक ठेकेदार की शक्ल में काम कर रहे थे और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में सीनियर फेलो थे। अफगान तालिबान हुकूमत ने सरकारी टीवी पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके लड़ाके डुरंड लाइन के पास एक पाकिस्तानी फौजी चौकी पर धावा बोलते दिख रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच फिर से गोलाबारी की खबर सामने आई है। पाकिस्तान ने रात लगभग 7:47 पर तालिबान की एक फौजी चौकी पर हुए हमले का थर्मल फुटेज जारी किया। इसके अलावा खबरों के मुताबिक खोस्ट मिरानशाह सरहद पर भी लड़ाई की खबर दी गई है। खोस्ट सूबे के गवर्नर के तर्जुमान ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 7 बजे अफगान फोर्सेस ने डुरंड लाइन के पास जाजी मैदान जिले के पचौली क्षेत्र में एक बार फिर पाकिस्तानी फौजियों पर हमला किया। उन्होंने बताया कि शुरुआत में पाकिस्तानी फौजियों ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही और अफगान फरीक की तरफ से तेजी से जवाबी कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों फरीकैन के बीच झड़प अभी भी जारी है। अफगान तालिबान हुकूमत ने सरकारी टीवी पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में तालिबान लड़ाके चौकी पर कब्जा करते और झड़प के दौरान कई पाकिस्तानी फौजियों को कैदी बनाते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने जिनपिंग को धमकी दी है कि वे चीन के साथ कुकिंग ऑयल की तिजारत खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए एक बड़ा झटका होगा। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप को सोयाबीन ना खरीदने के फैसले से झटका दिया था। अब ट्रंप बीजिंग को कुकिंग ऑयल को लेकर सबक सिखाने की तैयारी में है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन को खुली धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रूट पर लिखा,
मुझे लगता है कि चीन जानबूझकर हमसे सोयाबीन नहीं खरीद रहा है और हमारे सोयाबीन किसानों को मुश्किल में डाल दिया है, जो कि एक इकोनॉमी शक्ल से दुश्मनी बढ़ाने वाला काम है। हम इसका बदला लेने के लिए चीन के साथ खाना पकाने के तेल यानी कि कुकिंग ऑयल और दूसरे तिजारती सामान का लेन देन खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। मिसाल के लिए हम आसानी से कुकिंग ऑयल खुद बना सकते हैं, इसके लिए हमें चीन से खरीदने की जरूरत नहीं है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।